दोस्तों, कहा जाता है कि ज्यादा बड़बोलापन नहीं होना चाहिए और अगर आप सत्ता में आते हैं तो अपने आप को खुदा मत समझ लीजिए। जो लोग अपने आप को खुदा समझकर ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं उनका हश्र डोनाल्ड ट्रंप की तरह होता है, उनका हश्र चुनाव आयोग की तरह हो जाता है, उनका हश्र भारतीय जनता पार्टी की तरह हो जाता है। आज ये तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि इन तीन बड़ी खबरों में आप समझेंगे कि किस तरीके से मनमर्जी तरीके से बेतरतीब तरीके से फैसले लिए जाते रहे, विरोध के बावजूद अपने आप को यह समझाने और दिखाने की कोशिश की जाती रही कि हम इतने ताकतवर हैं कि कैसे भी फैसले ले सकते हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब हालत यह हो गई है कि चाहे वो अमेरिका की बात करें या अपने देश के चुनाव आयोग की, ये अपनी गलती मानने से जो पीछे हटते थे ना, आज खुलकर कह रहे हैं कि हां हमसे गलती हुई और अपने ही फैसलों पर पछता रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं शुरुआत अपने देश भारत से बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं बात अमेरिका की ही करूंगा, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे अंधभक्त भी थे जो अब की बार ट्रंप सरकार यज्ञ कर लीजिए, हवन करिए, ट्रंप आएंगे, तो ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक साथ एकजुट हो जाएगा और हम अखंड भारत बन जाएंगे। इस तरह का दिखाने और समझाने की कोशिश हो रही थी। हुआ क्या? उसने ताबड़तोड़ हमें तो झटका दिया, हमारे नागरिकों से बदसलूकी, नेपाल जैसे देश के नागरिकों को भी भेजा, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से भेजा। हमारे साथ क्या किया? हमारे पर टैरिफ लगाना, पाकिस्तान की तारीफ कर देना, सब उल्टा हुआ। अब ऐसे ही फैसलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले और लिए हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि अब तक जनवरी से लेकर अब तक आप देखेंगे तो मात्र अभी 2 महीने बीते हैं और 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए कि 20 जनवरी को शपथ ली थी और अभी से अपने फैसलों पर वापस जाने लगे। जैसे ये खबर दिखाऊंगा आपको एक देश के राष्ट्र प्रमुख भी याद आ जाएंगे कि कैसे अपनी मनमर्जी तरीके से उन्होंने फैसले लिए थे और कैसे फजीयत हुई थी। पहले सबसे पहले खबर देखिए। यह खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसे ट्वीट किया। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रशिया इज एब्सोल्युटली पॉन्डिंग यूक्रेन ऑन द बैटलफील्ड राइट नाउ। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से फैक्ट है, यह सही बात है कि रशिया ने यूक्रेन नहीं, रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से बैटलफील्ड में डुबो दिया है, मतलब युद्ध में। I am strongly considering large-scale banking sanctions and tariff on Russia until a ceasefire and final statement agreement on peace is reached. To Russia and Ukraine get to the table right now before it is too late. Thank you. अब आपको मैं समझाता हूं इसमें क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से युद्ध में घसीटा, उसे डुबो दिया और हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंकिंग सेक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, जो और भी प्रतिबंध हैं और टैरिफ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वो रूस पर थोप देंगे तब तक जब तक वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता। और ये पूरी जिम्मेदारी है रूस की भी और यूक्रेन की भी कि जल्द ही वो सीज फायर के लिए एक टेबल पर बैठे और बातचीत करें। ये अमेरिका कह रहा है। अब तक आपने देखा रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बुलाकर कैसे अपमानित व्हाइट हाउस में किया जाता। वो बात अलग है कि वो अपमानित होते उससे पहले ही उन्होंने तगड़े जवाब न केवल डोनाल्ड ट्रंप से के दिए, बल्कि वहां के जो पत्रकार खड़े हुए थे जो बेशर्मी से सवाल कर रहे थे। पूरी जिम्मेदारी से ले रहा हूं, एक राष्ट्रपति के लिए आपको इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सूट है नहीं है, बेइज्जत करने का काम कर रहे थे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब उनको ही बेशर्मों को दिया था। याद है आपको? वैसे ही अब यही काम किया जाए। उमाशंकर सिंह लिखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब रूस को भी चेतावनी दी। पहले यूक्रेन पर चढ़ा था, लेकिन हाल में अब समझ में आ गया कि जो जैसा चल रहा था वैसा ठीक था। जबरदस्ती बड़ा ताऊ बनने की कोशिश ना करें और अब झटके लगने लगे। वो बात अलग है कि ये वो देश झटके दे रहे हैं जो भारत के आगे कहीं टिकते नहीं है। किसने दिया? यूक्रेन की वजह से, अमेरिका कनाडा की वजह से, मैक्सिको की वजह से वापस अपने फैसले लेने पड़ रहे। डोनाल्ड ट्रंप की हालत कर दी ना, घर का ना घाट का वाली कहावत है ना, वही वाली स्थिति डोनाल्ड ट्रंप पर हो गई है। हमारे देश के ऊपर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टी तारीफ जरूर कर दी है। अगर ऐसे ही इसको हड़का दिया जाता तो अकल ठिकाने आती। अब देखिए एक और खबर दिखाता हूं, नवभारत टाइम्स की ही खबर है। वैसे मैं पहले दिखा चुका हूं कैसे अब अपने फैसले वापस लिया। अमेरिका ने वापस लिया कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ का फैसला। क्या ट्रूडो के पलटवार के चलते पीछे हटे डोनाल्ड ट्रंप?
बिल्कुल ये हकीकत वाली बात है कि अगर इनको आंखें नहीं दिखाई होती तो यकीन मानकर चलिए और शेयर मार्केट वहां का अमेरिका का बिखर नहीं जाता, तो डोनाल्ड ट्रंप को इस समझ में नहीं आता। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने फैसला लिया, कनाडा और मैक्सिको ने, हालत खराब हुई, अमेरिका वापस आया, अपने पैर पीछे खींचे, ज़ेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब ट्रंप को समझ में आई, अब रूस को भी धमकी देने पर उतर आए। लेकिन हमारे देश ने क्या ऐसा सख्त संदेश ट्रंप तक पहुंचाया? नहीं, कतई नहीं। अब आगे क्या होगा वो नहीं मैं गारंटी ले सकता, लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं। अब आइए चुनाव आयोग पर आ जाते हैं। एक खबर निकल कर आई है, ये पूरा हलफनामा पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ लेटर्स हैं, उसको बताया है गुरदीप सिंह सप्पल ने। लिखा चुनाव आयोग ने कुछ तो माना कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी है। अब तक तो मानते ही नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। जो चुनाव आयोग अब तक कहता था कि वोटर कार्ड नंबर एपिक यूनिक है, यानी हर वोटर का नंबर खास है, लेकिन आज कह दिया कि डुप्लीकेट वोटर नंबर की समस्या दशकों पुरानी है, वो उसे अब ठीक करेगा। चुनाव आयोग बताए कि जनता उसका कौन सा बयान सही माने, पुराने वाला या आज वाला। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर की प्रक्रिया समझाई है, लेकिन वो भी आधा सच है। चुनाव आयोग बताए कि एसएसआर के बाद फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरकर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकता है, हटवा सकता है और बूथ शिफ्ट करवा सकता है। इस प्रक्रिया से कितने नामों का बदलाव वोटर लिस्ट में किया गया, साथ ही अपने बयान में चुनाव आयोग ने एक जानकारी और नहीं दी। ऐसे फॉर्म भरने में बाद में इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को वोटर का नाम लिस्ट से हटाने से पहले उसे एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना होता है। ऐसा रजिस्टर्ड पोस्ट कितने वोटर्स को मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार ईआरओ पर क्या कभी कोई कार्रवाई हुई है। साथ ही फॉर्म 7 पर वोटर का नाम हटाने से पहले बीएलओ को वोटर से मुलाकात कर फॉर्म की सच्चाई का निरीक्षण करना होता है, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। जिन लोगों का वोट कट जाता है, क्या बीएलओ वाकई उनसे मिलते हैं? जरा ऐसे वोटरों से पूछकर देखिए कब उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट मिला या कब बीएलओ उनसे मिला। यानी कि यहां पर भी अब फजीयत होने लगी है। ये है द फोर्थ एस्टेट के नाम से इन्होंने पूरी जानकारी इसमें बताई। रविंद्र सिंह शेरों ने बताया कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान ली है, ममता बनर्जी के आरोप सही पाए गए। जो हमने भी खबर आपको तकरीबन 7 दिन पहले दिखाई थी कि पूरा का पूरा डेटा था जो हरियाणा के वोटर का एपिक नंबर और पश्चिम बंगाल के वोटर का जो जारी किया गया वो सेम एपिक नंबर था। एक जैसे दो कैसे हो सकते हैं? इससे पहले राहुल गांधी ने मांगी लिया 2009 से 2024 तक का। बताइए हरियाणा महाराष्ट्र में कितने वोटर बढ़े हैं? ये वोटर आ कहां से गए, बाढ़ कहां से आ गई? यही वो हलफनामा है, ये वही चीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया। हरमीत कौर कहते हैं चुनाव आयोग द्वारा 18 सितंबर 2008 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक पत्र से पता चला कि एपिक नंबर अद्वितीय होने के इरादे से पेश किए गए थे। फिर लगभग 15 साल बाद भी डुप्लीकेट एपिक नंबर क्यों मौजूद हैं और क्यों चुनाव आयोग ये कहकर अपना बचाव कर रहा है कि अलग अलग राज्यों के 2 मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे हो सकते हैं? तो ये भी एक बड़ा संजीदा सवाल है कि आखिरकार कैसे हुआ है। अब ज्यादा एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने महाराजा साहब के हवाले से कहा कि हम बार बार उनका इंसल्ट। सुनिए भी देखिए किस तरीके से इन्होंने पूरा इतिहास बताया। थोड़ा इतिहास समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे फिर आगे क्या है कहानी। बार बार उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। ये बीजेपी अपने हिसाब से इतिहास बताती ना, सुनिए। कभी नहीं हुआ एक जगह। तो देखिए इसमें है मूर्ति नैन। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी, पीओके की बात करते हो मगर चीन के कब्जे वाले हिस्से पर चुप्पी क्यों? उमर अब्दुल्ला का सीधा सवाल बीजेपी से है। लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं कि हमने महाराजा साहब की विरासत का अपमान किया। बताइए हमने कब अपमान किया? हम नाम बदलने में नहीं, विरासत बचाने में यकीन रखते हैं। प्रताप सिंह पार्क आज भी वही है। SMGS अस्पताल का नाम नहीं बदला। SMHS अस्पताल आज भी SMHS ही है। महाराज साहब ने हमें अखंड जम्मू कश्मीर सौंपा, आज वो नक्शा कहां है? पीओके की बात तो होती है मगर चीन के कब्जे वाले हिस्से का क्या, वहां चुप्पी क्यों? बिल्कुल सही बात है। हिम्मत है तो वहां भी हर घर तिरंगा करके दिखाएं। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया और 2019 में मिठाइयां बांटने वाले लद्दाख के लोग भी आज कह रहे हैं हम पहले ही बेहतर थे जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। हिमाचल भी बेहतर है कश्मीर से, तो वहां से 70% नौकरियां लोकल लोगों के लिए है मगर जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को खुली छूट। अब बताइए महाराजा की विरासत को किसने मिटाया, हमने या आपने? ये एक स्पष्ट सवाल है, इसका जवाब कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री, मैंने कहा ना सबकी अब पोल खोलने लगी है, वहां ट्रंप की या चुनाव आयोग की। और अब देखिए जब पहली दफा चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, तो धारा 370 के हटने के बाद क्या कुछ वहां पर बदला है
वो अब आपको समझ में आने लगा होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।